नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक आर.एस. चौहान मॉनिटर्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे तथा स्वास्थ्यवर्धक होंगे। मित्रों, हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था, कोशिका विज्ञान। नाम था उसका कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हमें जब 2 से 3 क्वेश्चन अपने साइंस में हो जाते हैं तो आप मानते हो कि अपनी जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, कितनी बढ़ जाती है कि सर बहुत अच्छा है। और जब जैसे ही पेपर के अंदर अपनी पॉजिटिव बढ़ती है तो पेपर के अंदर आप जानते हो कि ऐसा मन करता है कि अब की बार तो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इच्छा शक्ति जागती है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यही टॉपिक उठाया है और मूल टॉपिक भी यही है, इसी को बेस है पूरी बायोलॉजी। तो हम जो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान शुरू करना चाह रहे थे, उससे पहले मैंने आपको जितना कराया है मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूं। वहां कहां से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। तो अपन चलते हैं साइटोलॉजी के ऊपर। थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, जो बच्चे कल लाइव नहीं आए थे, सॉरी, जिन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो था, ये लाइव नहीं था, थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम चल रही है। खत्म होने के बाद में अपन लाइव वीडियो ही चलेगा अपना। जो आप कमेंट है तुम्हारा तुरंत ही उसका आंसर मिलेगा। और फिर भी अभी जो कोई समस्या आ रही है, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आपको समस्या आए आप तो कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी हो लिखकर डाल दो, हम आपकी समस्या का सोल्यूशन तुरंत करेंगे, ठीक है। और अपना जो पीस चल रहा था कोशिका विज्ञान, वहां से कहां से क्वेश्चन पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन जहां से बन रहा है वो क्वेश्चन की बताते आ रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कल साइटोलॉजी की परिभाषा बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां से अपन चलते आ गए थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, उसके अपवाद के पश्चात अपन आगे बढ़ गए थे। अपना लास्ट टॉपिक कल था कि संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको कल ही बताया था कि क्वेश्चन कहां से निकलेगा, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका से निकलेगा, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली सभी पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि ये अविकसित है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से उठेगा। और क्वेश्चन कौन सा उठ रहा था, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के समान पाई जाने वाली संरचना को कहते हैं प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ। मैंने बताया था आपको, हिंदी के अंदर केंद्रकाभ, वैसे कहते हैं प्रोकैरियोन, ठीक है। तो अपन उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो अपना पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में कोशिका, जंतु कोशिका का डायग्राम क्या है, कहां इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी अंगक है, जिनको अपन पढ़ेंगे अभी, जिनको अपन पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सारणी बना के अलग से बताऊंगा, ठीक है, उनका कहां स्थान होता है। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें है नहीं, कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताऊंगा। और अंतर मैं यहीं से जब इसको समझाऊंगा तभी आपको मैं यहां से क्लियर कर दूंगा। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं कि ये है जंतु कोशिका का चित्र है, ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, शायद सभी को डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अपन देखते हैं ये किसका डायग्राम है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जो अपन आगे पढ़ेंगे, जो अपना पूरा चैप्टर चलेगा, उसका सारा कंप्लीटली मैं आपको यहां से करा के आगे बढ़ूंगा। उसके बाद अपन एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग, इन सभी को एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन जंतु कोशिका संरचना, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर ध्यान देना कि ये बीज के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है,
दोहरी झिल्ली होती है, इसलिए केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। लेकिन ये क्या है, ये मुख्य अंग है, सेल का मुख्य अंगक है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद साथ देखिए कि ये जो जंतु कोशिका है, ये जो एनिमल सेल है, इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी, उसके साथ कोशिका भित्ति और पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति सेल वॉल और पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये अंतर है। दूसरा अंतर, एक अंतर तो मैं यहां से निकालना चाहूंगा आपका, किसमें, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करके बताऊंगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, यहीं से मैं आपको समझाता चलूंगा और यहीं से मैं आपको अंतर निकाल दूंगा। मूल अंतर जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से किस आधार पर भिन्न करते हैं, किस आधार पर अलग करते हैं। कोशिका भित्ति, क्वेश्चन यहां से आंसर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके अंदर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जबकि इसके अंदर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है भाई, या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली चारों तरफ जो पाई जाती है। और दूसरा एक तंत्र ये हो गया, दूसरा अंतर ये हो गया कि जो अपनी पादप कोशिका है उसके अंदर केंद्रक बीच में न होके एक तरफ होता है, बीच में न होके एक तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य के अंदर स्थित होता है, लगभग मध्य में स्थित होता है। दूसरा ये अंतर है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या आएगा, वहां अपन देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट लवक प्लास्टिड जंतु कोशिका के अंदर लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। लवक के ही प्रकार हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसी के प्रकार हैं। तो जंतु कोशिका में लवक प्लास्टिड इंग्लिश में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अभी दो तीन अंतर, मुख्य अंतर कौन सा है, पहले वाला कोशिका भित्ति वाला, ये क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है, कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति वाला, ये मुख्य अंतर होता है भाई, ठीक है। अपन अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अंतर के पश्चात। गोल्जी उपकरण, गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी का है, ठीक है। उसके पश्चात में ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं कहीं लिखा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जूते के समान संरचना, जूते के समान संरचना, अब इनको एक एक करके ना अपन सारणी में आराम से पढ़ेंगे और एक एक को अपन क्लियर कर लेंगे, सभी क्लियर हो जाएगा एक एक करके, ठीक है। उसके पश्चात इधर अंतः प्रदवी जालिका, चिकनी अंतः प्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, पहली है खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका, उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इस कारण वो खुरदरी होती है, इस कारण वो खुरदरी होती है। जबकि चिकनी अंतः प्रदवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए चिकनी होती है, रफ होती है। उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय की झिल्ली, केंद्र के चारों झिल्ली पाई जाती, क्या कहलाएगी, केंद्रीय की झिल्ली, ठीक है। राइबोसोम देख लो, ये जो अंतः प्रदवी जालिका, इसके ऊपर दाने के समान संरचना है, राइबोसोम दाने के समान संरचना है। और कहां है ये, कहां पाए जा रहे हैं, ये जो अपनी अंतः प्रदवी जालिका है उसके ऊपर दाने के समान संरचना पाई जाती है। जिस पर ये राइबोसोम उपस्थित होंगे वो कहलाएगी खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका, जिस पर अनुपस्थित होंगे वो कहलाएगी चिकनी अंतः प्रदवी जालिका, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ये कण नहीं है, ये कण दिखा रखे हैं डायग्राम में, आराम से दिख रहा है, ठीक है। इस पर कण नहीं है तो ये तो चिकनी है। और ये अपन इसको लिखना चाहें, शायद कहीं लिख रही होगी, ये लिख दे, ये लिखी हुई है देखो, खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका, ये वाली, ठीक है। और ये भी खुरदरी है, खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। यहां कई बार अपन को कंफ्यूजन होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया
और माइटोकॉन्ड्रियोन। अपन दो यहां से वर्ड देखना चाहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियोन, माइटोकॉन्ड्रियोन दोनों एक ही बात है, सेम है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियोन है वो तो एक वचन है और माइटोकॉन्ड्रिया वो बहुवचन है, इतना ही अंतर है। तो यहां लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियन, योन योन एक ही बात है, ये तो एक वचन है ना, अकेला है, तो यहां माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुवचन जब अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अपन क्या पढ़ते हैं, बहुवचन पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक वचन, माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रियोन, ठीक है। तो यहां पर ये एक वचन है लाइबोसोम, दूसरा है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कोशिका के अंदर द्रवित रूप में भरा होता है, ठीक है, कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव के अंदर सभी अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, ईआर हुई, अंतःपदजालिका हुई, सारे कहां बिखरे होते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ये तुम्हारा सामने केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर बीज के अंदर थोड़ा इस साइड में ये वाली संरचना, ये वाली संरचना ये कहलाती केंद्रिका। इसमें लिखा हुआ नाम नहीं है, ये कहलाती है केंद्रिका। क्या कहलाएगी, केंद्रिका। और ये वाला है गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको नाम के आधार पर इसका नाम पड़ेगा गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। हम इनको प्रत्येक को अब अलग अलग से एक एक का वर्णन करते हुए, एक पहले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, उसके बाद एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, वर्धकाय, सूक्ष्मकाय, फिर झिल्ली विहीन कोशिकांग। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो आपको दे देगा निम्न में से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं है, नाम दे दिया। निम्न में से झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ये क्वेश्चन पूछा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन देगा निम्न में से झिल्ली विहीन कोशिकांग है, नाम देगा चार, ए बी सी डी चार ऑप्शन देगा। निम्न में से एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, चार ऑप्शन देगा। निम्न में से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, चार ऑप्शन देगा। तो इसके लिए मैं आपको सारणी इसमें बनी हुई भी है, ठीक है, और मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन आपका क्लियर अभी कर दूंगा सारणी बना के। एकल झिल्ली वाले अलग करेंगे, दोहरी वाला अलग करेंगे, और झिल्ली विहीन अपन अलग करेंगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको जंतु कोशिका का डायग्राम बताया था, ठीक है। शायद मेरे मुताबिक सबको समझ में आया होगा, और फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमारे को डाल दीजिए, और हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइक और शेयर तो कम से कम बनता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, राइबोसोम होगा क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार आया क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या गुण पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बन रहा है, किस कोशिका में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका दो प्रकार की बताई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली दोनों उपस्थित पाई जाती है। तो यहां से इसका और क्वेश्चन मैंने आपको बाकायदा नोट डाल रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, इसका अद्भुत गुण है। मैं बताया जहां पर अद्भुत गुण आता है या फिर जहां पर अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है, वहां से क्वेश्चन उठता है। तो हम उस बात को, मैंने जहां भी क्वेश्चन उठने की संभावना है वहां देखना आप, मैंने नोट डाल रखे सभी जगह, ठीक है। अब यह है कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक। दूसरा भारतीय कोशिका विज्ञान, भारतीय कोशिका विज्ञान, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, पिता, फादर
भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा ये भारतीय कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। ये भारतीय जो हैं, जो भारतीय कोशिका विज्ञान के, इंडियन साइटोलॉजी के जो फादर्स हैं, ये अरुण कुमार शर्मा, एक के शर्मा, ये कोलकाता के रहने वाले थे। नेक्स्ट, वायरस रासायनिक रूप से केमिकली मॉडिफाई कैसे होता है? प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान देना इस बात का, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल बताया था कि वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब आना धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, अब बात कहूंगा कि सजीव के गुण कैसे पाए जाएंगे। देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, प्रोटीन से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सजीव गुण आएंगे नहीं, लेकिन क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, RNA पाया जा रहा है, और जहां RNA होता है ना, तो उसमें सजीवता के गुण आ जाएंगे। यही कारण कि वायरस में सजीवता का लक्षण का कारण है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए, वायरस के अंदर सजीवता के लक्षण का कारण है न्यूक्लिक अम्ल, RNA DNA, न्यूक्लिक अम्ल। अगला फिर क्वेश्चन बनेगा कि DNA, कई बार आप इसकी फुल फॉर्म पूछता है। कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछता है, इसकी फुल फॉर्म पूछता है कि DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा है RNA ऑक्सी RNA ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल, ये दो प्रकार है इसके न्यूक्लिक अम्ल के। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन कौन से हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये वायरस है जो विषाणु है, किसका बना होता है? प्रोटीन का प्लस न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का प्लस न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है भाई, अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये अपनी संभावित संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये अपनी संभावित संख्या है, ये अपनी संभावित संख्या है कि मानव के शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। लगभग लिखवाया मैंने, 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। 4 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। लगभग 5000 अरब कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। अर्थात मानव का शरीर जो बना है कोशिका का, ठीक है, उसमें लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? लगभग 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। वो थोड़ा मैं इसका संगठन समझा रहा हूं। पहले ये कई बार पूछता है, निम्न में से सही क्रम है। क्वेश्चन पहला आपको 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से सही क्रम है, निम्न में से सही क्रम है। पहला कोशिका, फिर उत्तक, कोशिका उत्तक, फिर ऑर्गन अंग, उसके बाद में अंग तंत्र और लास्ट में ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। अब ये जो क्रम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्रम सही क्रम है। मैंने आपको क्रम लिखवा दिया और वो क्रम क्या करता है? ए ऑप्शन में तो ये दे दिया आपको। बी के अंदर वो क्या करेगा? कोशिका या अंग, उत्तक, अंग तंत्र और शरीर।
सी ऑप्शन में क्या देगा वो उत्तक, कोशिका, अंग, अंग तंत्र, शरीर। ठीक है, तो ये आपको ये जो अपना सीक्वेंस है ये आपको एक याद कर लेना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन आराम से इजीली सही हो जाएगा। ठीक है, पहले कोशिका बनेगी, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है और आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू, उत्तक बनाएगा। कोशिकाओं के समूह आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, समान कोशिकाएं, आज तक जो राजस्थान बोर्ड में लिखा आ रहा था कि उसमें ये लिखा हुआ है कि समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, अलग अलग कोशिका भी हो सकती है, लेकिन ये पहले लिखा हुआ आ रहा था। नेक्स्ट, उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग, ऑर्गन्स, अंग ऑर्गन्स बनाएंगे। यकृत है, हृदय है, ये अपने अंग है। यकृत है, हृदय है, अग्नाशय है, अपनी क्या है, अंग है। आंख है, ये भी अंग है। उसके बाद बनाएंगे अंग तंत्र, अंग तंत्र। ठीक है, तंत्र पूरा सिस्टम आ जाएगा। मान लीजिए ये तंत्र ही एक तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और उसके अंदर अलग अलग अंग काम आते हैं, अलग अलग अंग काम आते हैं। अब देख लीजिए उत्सर्जन तंत्र के अंदर बायोएनर्जी उत्सर्जन होता है, और हमारी जो त्वचा है इसके द्वारा भी जो पसीना बाहर निकलता है ये भी उत्सर्जन का कार्य करती है, पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है, मानव के शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक भाई, अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहां लेकर चलूंगा, यहां हमें याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। अब बात यहां पर यह आएगी कि मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लीन बोर्ड कर देता हूं, खुद समझाऊंगा आपको। यहां से अपना एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोशिकांग। यहां से एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है भाई, यहां से एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है, कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाले अंग, और ये आपको सारणी जो मैं बता रहा हूं ये आपको सभी को आनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। नंबर 2, एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। कोशिकांग। नंबर 3 पर आएगा ये झिल्ली विहीन कोशिकांग, झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग। हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको सारणी बनाऊंगा, क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं, लेकिन मैं केंद्रक को भी यही लिखाऊंगा। केंद्रक यहाँ पर है नहीं, केंद्रक है। ठीक है, यहाँ वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, लेकिन यहाँ 2 ही दे रखे हैं। हमने पहले बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, बहुवचन की बात करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया,
दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। पहला आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पहला आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पहला, ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ठीक है। नंबर दूसरा आएगा लवक, प्लास्टिड। कहां पाया जाता है? जंतु कोशिका में। लवक कहां पाया जाता है? जंतु कोशिका में। तीसरा, नंबर 3 बताया मैंने, केंद्रक। नंबर 3 क्या बताया था मैंने आपको? केंद्रक, न्यूक्लियस। ये क्या है? तीन दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। ये क्या है? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कौन सा है? लवक। तीसरा है केंद्रक। क्लियर है भाई? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। अब ये मैंने केंद्रक लिख दिया आपके, नीचे को मैं अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन दोहरी झिल्ली, दोहरी 2, कोशिकांग भी 2। फिर भी आपको नाम याद करने, क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 ही आएंगे। ठीक है। तो यहां 3 है, ये अक्सर बुक में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। इसको अलग से दे रखा है, क्योंकि जो कोशिका का मेन पावर, मेन ब्रेन है, ये मुख्य अंग है कोशिका का। ये कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को। कौन? केंद्रक। नियंत्रण करता है पूरी कोशिका। कौन? केंद्रक करता है। इसलिए इसको अलग से पढ़ा रखा है। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये दोहरी वाली कोशिकांग इसका नाम लिखूंगा। वजह मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक नहीं वही ऑप्शन के अंदर, और केंद्रक हुआ, तो आप छोड़ आओगे, नहीं करना ऐसा। ये भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। उसके पश्चात हम आएंगे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में। उसके पश्चात हम आएंगे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में। ये 2 प्रकार के भाई, ये अपने 2 प्रकार के हैं। पहला है वृद्धकाय, बड़े वृद्धकाय। दूसरा है सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय। दूसरा है सूक्ष्मकाय। अपना पूरा चैप्टर ये सारे एक एक करके कोशिकांग पढ़ेंगे, इनके कार्य पढ़ेंगे, इन खोजकर्ता पढ़ेंगे, इनके उपनाम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये तो कार्य पूछ रहा है या उपनाम पूछ रहा है? कार्य, उपनाम। खोजकर्ता बहुत कम पूछ रहा है, उपनाम पूछ रहा है और कार्य। कोई एक कार्य आपको दे देगा, मैं इसका सभी कार्य बताऊंगा, खोजकर्ता कौन कौन है, नाम इनका किसने दिया। ठीक है। ये सारापन। तो अब पहले मैं लिखता हूं झिल्ली विहीन, जिसमें झिल्ली पाई नहीं जाती है, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? पहला है राइबोसोम। राइबोसोम हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर यही है, इस पूरी सारणी को पढ़ना हमें। उसके अलावा केवल एक टॉपिक आएगा लास्ट में, कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन वो लास्ट में चैप्टर आएगा। ठीक है, सॉरी टॉपिक आएगा, और एक केंद्रक का अलग से पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात में ये यहां तक तक पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे। इस केंद्रक को बाद में पढ़ेंगे, किससे पहले? कोशिका विभाजन से पहले, तो विभाजन केंद्रक में ही होता है, कोशिका सेल डिवीजन। ठीक है भाई। तो दूसरा कौन सा है अपना? दूसरा है नंबर 2 तारककाय। तारककाय, इसको अपन सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन है सेंट्रोसोम। अदरवाइज वो क्या करता है, उसको हिंदी में नाम लिख के देता है सेंट्रोसोम, बाकी है इसका ये इंग्लिश वर्जन। तारककाय या सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन के अंदर तरकु तंतु निर्माण करता है। ये पूरा पढ़ाएंगे डिटेल से अपन आगे, एक एक करके डिटेल से। यहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका, श्योरिटी है 100%। ठीक है। अब वृद्धकाय, वृद्धकाय भी अलग अलग 4 प्रकार के हैं, इनके अलग प्रकार हैं। ये थोड़ा मैं आपको क्लियर है। ये पहला मैं आपको नंबर 1 वृद्धकाय में, नंबर 1 ये वृद्धकाय सूक्ष्मकाय, और ये वृद्धकाय दोनों कैसे हैं? एकल झिल्ली वाले कोशिकांग भी। ध्यान दीजिए इधर में कैसे कहें, ये एकल झिल्ली वाले, ये दोहरी झिल्ली वाले हैं, और इसमें झिल्ली पाई जाती नहीं, झिल्ली विहीन है, झिल्ली पाई नहीं जाती। कौन कौन है? राइबोसोम और तारककाय। राइबोसोम और तारककाय। वो दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। ठीक है। इसके अंदर वृद्धकाय में 4 आएंगे, वृद्धकाय में 4 आएंगे। थोड़ा मैं इसको चला गया। अब देखिए, इसको मैं आपको उनको अलग समझा रहा हूं, अलग से समझा रहा हूं। मैंने यहां से मैंने वो बता दिया आपको,
आइए मैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग लूंगा अलग से, बोर्ड पे आता नहीं। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे अपने ये एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। पहला था वृद्धकाय, वृद्धकाय बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, आकार में बड़े हैं। दूसरा है सूक्ष्मकाय, दूसरा है सूक्ष्मकाय, दूसरा है सूक्ष्मकाय। ठीक है, अब ये जो वृद्धकाय हैं, नंबर एक अंतः प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका, इसको शॉर्टकट में अपन यूज करेंगे। इसके बाद में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना लंबा नहीं लिखेंगे अपन, जैसे आगे अपन पढ़ाएंगे तो ER का उपयोग करेंगे, ER लिखते हुए। ठीक है, नंबर दो लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम। नंबर तीन गोल्जीकाय, नंबर 3 गोल्जीकाय। पहला है अंतःप्रदेश जालिका, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है गोल्जीकाय। ठीक है, और नंबर 4 है चलो रिक्तिका, वैक्यूल, रिक्तिका वैक्यूल। ठीक है, अब ये हो गए अपने वृद्धकाय, लेकिन कैसे हैं वो? एकल झिल्ली वाले हैं। कैसे हैं वो? एकल झिल्ली वाले हैं, एकल झिल्ली वाले। ठीक है भाई, अब सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय पहला है स्फीरोसोम या स्फेरोसोम, स्फीरोसोम या स्फेरोसोम। इनका अपन एक एक का आगे वर्णन आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, वो आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए कि निम्न में से झिल्लीविहीन कोशिकांग कौन सा है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं, ये हमें सारणी याद करनी है, उसके बाद ही ये पूरा चैप्टर चलेगा आगे। स्फेरोसोम। दूसरा है पराक्सीसोम, 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 पराक्सीसोम। नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। और नंबर 4 है सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। तो हमारा क्लियर हुआ ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। बोलिए, पहला माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन, दूसरा लवक या प्लास्टिड, तीसरा केंद्रक। ये कैसे हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, 2 झिल्लियां होती है डबल लेयर वाले, एक लेयर और फिर एक और लेयर। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। ठीक है, कौन कौन है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, उसके बाद केंद्रक। अब दूसरा था फिर नंबर 2 एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, 2 भागों में बटे हुए हैं, पहला है वृद्धकाय, दूसरा है सूक्ष्मकाय। वृद्धकाय में 4 हैं, अंतः प्रदवी जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, सारे लिखोगे बाद के अंदर, क्वेश्चन पूछता है। आत्मघात थैली कहते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। नंबर 3 है गोल्जीकाय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका उपनाम पूछा गया है, इसको बार बार पूछ रहा है वो। और चौथा है रिक्तिका वैक्यूल्स, रिक्तिका वैक्यूल्स। रिक्तिका
सामान्यतः पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिका में बिल्कुल छोटी छोटी पाई जाती है, ये अंतर है। नेक्स्ट, एकल झिल्ली वाले कोशिका का दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट कौन सा है? सूक्ष्म का है, माइक्रोबॉडीज। ये मैक्रोबॉडीज है, सूक्ष्म का है, माइक्रोबॉडीज। पहला है स्फेरोसोम, दूसरा है पराक्सीसोम, तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम और नंबर 4 है सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं क्या बनाती है? कोशिका का कंकाल बनाती है। अपन और झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन कौन से हैं? दो बताया था पहले मैंने आपको। नंबर एक राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री। नंबर 2 तारक्काय या सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम आपको दे दिया है, डायग्राम तुम्हारा सामने आता है। ये तुम्हारा कोशिकांग लिखे हुए हैं, क्लियर। देखो, दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड लवक और केंद्रक। झिल्ली विहीन कोशिकांग, ऐसा करना आप, यदि याद नहीं होते हैं तो 3 तो याद करना, 3 याद करना, नहीं आपको अक्सर 2 ही मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम और तारक्काय। ठीक है, तारक्काय। उसके बाद बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे? एकल झिल्ली वाले में आ जाएंगे। एकल झिल्ली ये यहां आता था भाई, थोड़ी मिस्टेक हुई है। एकल झिल्ली वाली कोशिका, ठीक है भाई, एकल झिल्ली, ये सारे कौन से हैं? एकल झिल्ली वाली कोशिका। ये राइबोसोम, तारक्काय, एकल झिल्ली वाले 1 2 3 4, गोल्जी का है, अंतःपर्दवी जालिका, ER, लाइसोसोम और रिक्तिका। सूक्ष्म का है माइक्रोबॉडीज, स्फेरोसोम, पराक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम और सूक्ष्म नलिकाएं, कंकाल बनाती है लास्ट के अंदर। ये अपन एक एक करके अब इनको अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कोशिका के अवयव व उनके कार्य। कोशिका के अवयव, कोशिका के अंगक जो मैंने बताए हैं आपको, उनके कार्य। अपना यहां से शुरुआत होती है, कोशिका के अंगक व उनके कार्य। तो मैंने बताया था कि कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहां पाई जाएगी? पादप कोशिका में, सेल वॉल। ठीक है, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? कॉर्क की पतली झिल्ली में। किसमें की थी? कॉर्क की पतली झिल्ली में। और क्या नाम दिया था? सेलुला। बाद में सेलुला को क्या नाम दिया गया? बोलिए, कोशिका या सेल। क्या नाम दिया गया? कोशिका या सेल। ठीक है भाई, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति खोज करी, और रॉबर्ट हुक ने ही, अब कोशिका भित्ति डेड होती है भाई, मृत होती है। बाहर अपन देखते हैं ना कई बार कि जैसे पेड़ के बाहर की छाल देखते हैं, वो सेल वाली है, कोशिका भित्ति है, वो डेड होती है। ठीक है, तो खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। इसी ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? कॉर्क, पतले कॉर्क के अंदर। और उसके अंदर इन्होंने क्या देखा? छोटे छोटे कोष्ठ, मधुमक्खी के छत्ते के समान। क्या नाम दिया? सेलुला। उसी के बाद में क्या कहा गया? कोशिका। क्या कहा गया? कोशिका। अपने से मिस्टेक थी, मैंने बताया था आपको। इसके 9 साल बाद 1674 के अंदर लिविंग सेल जीवित कोशिका खोज एवी ल्यूएनहॉक ने कर दी थी। वहां 1974 लिखा हुआ था, 1974। थोड़ा वो चेंज मैंने उस समय भी आपको करा दिया था, तो यहां थोड़ा ध्यान दे भाई। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट, जीवाणु कवकों शैवालों की कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणु के अंदर भी, कवक के अंदर भी, शैवालों के अंदर भी। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, किसके, कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, सेल वॉल के कार्य। पहला नंबर 1, पदार्थों के संवहन में, पदार्थों के संवहन में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो कोशिका भित्ति होती है, पेड़ पौधों के अंदर जल जड़ों से चढ़ता है ऊपर, सर वो तो जड़ों से जाता है, तो जड़ें बाहर है, जड़ के बाहर क्या है, कोशिका भित्ति है। पहले उसके पानी संपर्क में आएगा, जड़ के संपर्क में आएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी अंदर की ओर, फिर ऊपर चढ़ेगा वो। तो किसके द्वारा पारगमित हो रहा है वो, जड़ की जो बाह्य सतह है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, उससे एंट्री करेगा, उसके बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यह है पदार्थों के संवहन में सहायक है, पदार्थों के संवहन में सहायक है। ठीक है, जल खनिज लवण इनको ऊपर पहुंचाते हैं, जिससे भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है प्रासनीय दाब का संतुलन बनाए रखती है, कोशिका के अंदर ज्यादा, मान लीजिए सेल के अंदर ज्यादा पानी आ गया तो कोशिका शीत हो जाएगी, फूलकर फटने वाली है। ठीक है, पठन दाब बढ़ जाएगा, कभी फट सकती है, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये वापस पानी को बाहर निकाल देगी, किसके द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा। ठीक है, इतना ही पानी अंदर जाने देती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट ही हो, डीपीडी, डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर, उसी के अनुसार चलती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, नेक्स्ट आएगा कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली, किसने कोशिका कला कहा, इसने किसने कोशिका झिल्ली कहा, तो मैंने दोनों नाम अलग अलग लिख दिए। ठीक है, कोशिका कला किसने कहा, कला सी क्रेमर व नेगेली ने, सी क्रेमर व नेगेली ने। जीवद्रव झिल्ली जेक्यू पोलोव ने, किसने कहा, यही नाम लिखा आएगा, जेक्यू पोलोव ने। नेगेली याद आ रहा है क्या, इसके बारे में क्या जानते हो, नेगेली कल पढ़ाया था, कहाँ आया था, नेगेली, नेगेली या नेजली एक ही बात है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में इसका नाम आया था। ठीक है भाई, तो ये जो कोशिका भित्ति कार्य पढ़ा दिया, अब कोशिका झिल्ली आएगी, इसको सेल वॉल बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको अपन लिखेंगे शॉर्टकट में CW, इसको लिखेंगे CM, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है भाई, तो इसके दो नाम हैं, अलग अलग दिए वैज्ञानिक ने, कोशिका कला किसने कहा, क्रेमर व नेगेली ने, और जीवद्रव झिल्ली कहा पोलोव ने, किसने कहा, पोलोव ने कहा। ठीक है, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन जो आता है, कोशिका झिल्ली का संगठन, कि कोशिका झिल्ली होती है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, 90% बनेंगे मानव कोशिका के ऊपर बनेंगे, ह्यूमन सेल पर, कोशिका पर बनेंगे, इसलिए हम ज्यादा फोकस या ज्यादा जोर किस पे देंगे, मानव कोशिका पर, एनिमल सेल पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए अपने, कोशिका झिल्ली का संगठन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और जल, 1 2 3 4, इसमें 4 तत्व से मिलकर बनी होती है, ये 4 हैं, कौन है, प्रोटीन है और वसा या लिपिड, दोनों का एक ही नाम है, एक ही बात है, और दूसरी है कार्बोहाइड्रेट, और जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो आप देखना, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, अभी बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन का संगठन, सेल मेम्ब्रेन का संगठन, सेल मेम्ब्रेन का संगठन, पहले लिखिए CW, अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, वो जाते थे क्लास के अंदर, तो मैम क्या बोलती थी, पहले CW करो, तब छुट्टी होती थी, अपने घर जाते थे, तब क्या दिया जाता था, SW, होमवर्क। क्लास वर्क कहाँ होता था, क्लास में ही होता था, तो पहले लिखो, पहले क्या लिखते थे, CW या HW, CW। ठीक है, पहले लिखिए CW, पहले लिखिए CW। कई दफा क्या होता था कि जो SW मिलता था घर के लिए, समय रहते हुए कोई पीरियड ब्लैंक आता था, उसके अंदर हम SW कार्य कर लेते थे, जब कोई मैडम ने देख लिया तो SW को वहीं क्रॉस कराती थी कि ये कार्य हमने आपको घर के लिए दिया है, SW है, CW नहीं करना है। तो पहले क्या बोलती थी, पहले लिखिए CW, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट
वाटर जल, ठीक है। तो पहले लिखिए CW, ठीक है, लिखा हुआ आपका, तो समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कोशिका झिल्ली का संगठन चार कौन कौन से हैं ये, पहले लिखिए चलो PLCW, प्रोटीन, लिपिड या वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल, ठीक है, संगठन में। नेक्स्ट, अब बात यह आएगी कि कोशिका झिल्ली की संरचना समझाने के लिए बहुत अधिक वाद आए थे, बहुत अधिक सिद्धांत आए। कोशिका झिल्ली की संरचना समझाने के लिए बहुत अधिक सिद्धांत आए, वो सिद्धांत अमान्य हो गए, ठीक है, वो सिद्धांत अमान्य हो गए। क्वेश्चन कहां से आता है, जो सिद्धांत आज के इस समय मान्य है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, वहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार आएगा, जो इस समय सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। सन 1972 में यह सिद्धांत आया था, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। तो सन 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा जा रहा है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा यहां से, तो ये पूछेगा कि कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है कौन सा, तरल मोज़ेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो क्या लिखोगे, तरल मोज़ेक मॉडल, इसी कहते हैं गुलाब जामुन मॉडल। बाकी क्वेश्चन तो तरल मोज़ेक मॉडल पे ही आ रहा है, ठीक है, ये पूछता है। या फिर यह क्वेश्चन दूसरा कैसा बनेगा, ये देख लीजिए कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है, सिंगर व निकोलसन, सिंगर व निकोलसन। सन कभी नहीं पूछेगा, सन कभी नहीं पूछेगा। यहां दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो पूछेगा कि सर्वाधिक मान्य कोशिका झिल्ली के संरचना के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तरल मोज़ेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल, ठीक है। या फिर पूछेगा कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सर्वाधिक मान्य मॉडल किसने दिया, सर्वाधिक मान्य मॉडल किसने दिया, सिंगर व निकोलसन ने, ठीक है भाई। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। उसको आती है कोशिका झिल्ली, मैं CM की बात करना चाहूंगा। कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, चयनात्मक और कैसी, अर्धपारगम्य। पूरी पारगम्य नहीं भाई, चयनात्मक है और अर्धपारगम्य है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कौन, कोशिका झिल्ली, लेकिन वो नहीं कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। दूसरी बात अपन देखते हैं चयनात्मक क्या है। चयनात्मक अपन आप देखा होगा, इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, जैसे अपन इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं या बड़े स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो देखा होगा आपने गेट के ऊपर वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके आपके यहाँ पर वो चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है। यदि टेम्परेचर आपका नॉर्मल हुआ तो एंट्री कर जाइए, ठीक है, नहीं हुआ तो बाहर कर देगा। उसने चयन कर दिया आपका, उसने चयन कर दिया तो ये भी चयन करती है। जो कोशिका के लिए जो मान्य है, जो कोशिका के लिए लाभदायक है, जिसकी कोशिका की को डिमांड है, को कार्य के अंदर काम आएगा, उसी को अंदर भेजेगी। कौन, कोशिका झिल्ली चयन करती है, ठीक है। जो कोशिका के लिए हानिकारक है, ठीक है, उसको अंदर नहीं जाने देगी। ठीक, अर्धपारगम्य आधे ही पारगम्य होते हैं, नहीं सारे चले गए, पूर्ण पारगम्य नहीं होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है, वो चयन करके भेजती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अपने, मैंने आपको वहां पर जब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जब बताई थी, जो वहां अंतर में आया था पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, बहुत बार पूछा जा रहा है और बहुत इजी है, बहुत इजी है, याद करा दूंगा। पिनो पीते क्या है, लिक्विड को पीते हैं। पहला मैं समझा रहा हूं, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, दो ही बात यहां पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, पिनो पीते हैं लिक्विड को, तरल पदार्थ पिया जाता है, पानी कैसा है, तरल पदार्थ है, उसी को पीते हैं, ठीक है। तो कोशिका तरल पदार्थ को, कोशिका तरल पदार्थ को अपने अंदर भक्षण करती है, उसका भक्षण करती किसका, तरल पदार्थ का, ठीक है, तो कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। ध्यान दीजिए, यदि कोशिका के द्वारा तरल पदार्थ का भक्षण हो रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। यदि कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थ का भक्षण हो रहा है, वो कहलाएगा फैगोसाइटोसिस, लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ठोस या जटिल पदार्थ का भक्षण करेगी,
ठीक है। पिनोसाइटोसिस, तरल पदार्थ का भक्षण करेगी कोशिका, ठीक है। मैंने आपको एक अमर प्राणी के बारे में बताया था, वापिस फिर रिपीट कर रहा हूं। कौन था वो अमर प्राणी? क्वेश्चन कई बार आ रहा है, हर बार पूछा जा रहा है। अमर प्राणी कभी नहीं मरेगा, अमर है। कौन है? अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ आता है, एक कोष की जीव है, एक कोष की जीव है। वहां आपको जब प्रचलन, शायद आप भूल गए होंगे, दोबारा फिर रिपीट कर, गति, प्रचलन और गति, ठीक है। प्रचलन में पढ़ाया था, जब ये बोला था कि प्रचलन वह है जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अपने स्थान को छोड़ता है, वो कहलाएगा प्रचलन, लोकोमोशन। गति, जीव अपने एक स्थान पर, जीव अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, एक स्थान पे खड़े होके या तो हाथों हिलाएगा, ठीक है, जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट है, वो कहलाएगा गति, ठीक है। तो प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं, तो मैं बताया इसके अंदर क्या पाए जाते थे? स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अमर प्राणी का पूछा गया है, यहां स्यूडोपोडिया भी पूछा गया है, ठीक है। स्यूडोपोडिया, 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 ठीक है। ये चलने के लिए इसके पाद हैं, चलने के लिए अंग हैं, प्रचलन हेतु अलग अलग अंग पाए जाते हैं, पक्षमापिका, कशाभिकाएं, पाद, स्यूडोपोडिया, चार बताए थे ना आपको। तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी बाह्य झिल्ली होती है, तो भोजन के लिए कहीं यहां पर आपको भोजन दिख गया इसको, तो यहां से अपनी झिल्ली को यहां बढ़ाएगा, यहां झिल्ली को बढ़ाएगा, और झिल्ली को बढ़ाने के बाद में इसके चारों तरफ इसको कवर कर लेगा, चारों तरफ ऐसे, ठीक है। और जब ये अपने अंडर में आ जाती है तो ये झिल्ली यहां से टूट जाती है और ये अंदर आ जाता है, ऐसे भोजन करता है, ठीक है। अब यदि ये ठोस पदार्थ हुआ तो क्या कहलाया? फैगोसाइटोसिस। यदि ये तरल पदार्थ हुआ तो क्या कहलाया? पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस टर्म्स है, ये नाम किसने दिया? मैथेनी कोप ने दिया, और जो पिनोसाइटोसिस नाम है ये लेविस ने दिया। किसने दिया? लेविस ने। तो क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं है? फिर भी आपको कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। हम आपकी समस्या का पूर्ण समाधान करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाइए, अब आएगी, मैंने एक नोट डाल रखा है, क्वेश्चन पूछे हुए सारे नोट में डाले हुए हैं, सारे नोट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखो ऐसे याद करने के लिए, क्योंकि यहां पर दो तीन नाम आएंगे तो एक जैसे नाम होते हैं, उसमें आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए पढ़ा रहा हूं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सी से शुरू हो रहा है और सेल से शुरू होती है, सेल सी शुरू होती है, ठीक है। सेल क्या है? कोशिका है। सेल क्या है? कोशिका है। इसको क्या करता है? हिंदी में लिख के दे रहा है और आपसे क्वेश्चन गलत करवा रहा है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हिंदी में लिख के दे रहा है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म कोशिका, कोशिका तो क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये नाम किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने। दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोप्लाज्म नाम दिया, कोशिका द्रव का, या कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म नाम दिया किसने? स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। अब दूसरा आता है देखो, प्रोटोप्लाज्म। देखो कंफ्यूजन हो गया है ना, प्रोटोप्लाज्म। अब कई तो क्या है स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अंतर नहीं समझ पाते ये क्या चीज है। अब इंग्लिश वर्जन में कैसा है ये देखो, हिंदी वर्जन में आ जाओ इधर में, कोशिका द्रव और जीव द्रव। वो सर कोशिका द्रव जो कोशिका में होता है वो जीवित होता है। अब मानते हैं आपकी बात, ठीक है, नहीं कोशिका द्रव और जीव द्रव अलग अलग है, अलग अलग नाम दिए गए थे, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म, तो आप इसको याद रखना पहले तो। साइटोप्लाज्म, साइटो सी, सेल, सेल कोशिका, दोनों द्रव हैं तो क्या लिख दोगे? कोशिका द्रव। फिर दूसरा प्रोटोप्लाज्म क्या बच गया? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म क्या बच गया? जीव द्रव।
तो अलग अलग नाम दिए थे। पहला नाम किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने। दूसरा नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। किसने दिया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे इससे पहले कहां आया था? 4 नाम आए थे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन कौन? विर्चोव, रेमार्क, पुरकिंजे, नेनेली। बताया था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां इसका फिर नाम आया था, किसका? पुरकिंजे का। इसने क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म टर्म्स दी, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे ने, साइटोप्लाज्म शब्द दिया स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है। और ये नंबर 3 लिखा हुआ है, जीव द्रव में सामान्यता, जर्नली सामान्यतः 75 से 80% जल होता है। ध्यान दीजिए, 75 से 80% जल होता है। लेकिन यहां पर यह समस्या है कि यदि सेल जल में रहती है, जैसे पादप, देखो मैं जलीय पादप हैं, तो जलीय पादप की बात करना चाहूंगा। जलीय पादप की कोशिका, जलीय पादप के जीव द्रव में कहां रहता है? वो जल में लगभग 90% जल पाया जाता है। कितना? लगभग 90% पाया जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, उसको वापस रिपीट करता हूं, जब ये आ गया सेल का। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाधिक जल की मात्रा कहां होती है? ब्रेन के अंदर होती है। कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। मैं पढ़ाऊंगा तो वहां फिर आऊंगा दोबारा, लेकिन अपने यहां जब तक मैं वहां टॉपिक पर आता हूं, जब तक आपके तो आधी साइंस याद हो जानी चाहिए। बीच में आपके एग्जाम आ गए, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। तो बार बार अपन इस बात को याद करने के लिए, ठीक है, बहुत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को तो, लेकिन हमें तो याद होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन चाहिए हमें। ठीक है। आप हमारे वीडियो प्रत्येक देखते रहोगे तो शायद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमारे मुताबिक। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। अपना चार्ट आ गया दोबारा। तो चार्ट में समझा था ना आपको, 2 झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल और झिल्ली विहीन। उस चार्ट से क्वेश्चन बन रहा है। अब यहां से अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंगक हैं, उनसे क्वेश्चन बनेगा। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से थे? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग? पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा था लवक, और तीसरा लिखवाया था केंद्रक, न्यूक्लियस। क्लियर है? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, 2 झिल्लियां पाई जाती इसके चारों तरफ, 2 झिल्ली। ठीक है। तो पहला अपना आएगा उसमें नंबर 1, दोहरी झिल्ली से घिरे वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहलाते हैं। उसका पहला है नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? उपनाम माइटोकॉन्ड्रियन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। उपनाम आपको सभी के याद करने भाई। यहां से क्वेश्चन आप इस समय टैड चल रहा है पूछने का। ठीक है। अब जिनके जो खोज करता था ना, वो नहीं पूछ रहा है, इनके उपनाम पूछ रहा है, और जो कार्य हैं उनमें से एक कार्य उठा लिया और क्वेश्चन डाल दिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीसोसन अंग है। ये कौन? जूते के समान संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया। संरचना कैसी है? अभी आएगी इसके अंदर। जूते के समान संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और कैसा अंग है? ऑक्सीसोसन है। कौन श्वसन करता है? ऑक्सीसोसन। श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है, आगे आएगा फिर दोबारा ये, ऑक्सीसोसन। दूसरा होता है अनॉक्सीसोसन। दूसरा है अनॉक्सीसोसन। ठीक है। ऑक्सीसोसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो श्वसन ऑक्सीजन प्राणवायु की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीसोसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है, इसके बगैर नहीं होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीसोसन। ठीक है भाई। नेक्स्ट
अनोक्सिक श्वसन, अनोक्सिक श्वसन, जो श्वसन कोशी O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कहलाएगा अनोक्सिक श्वसन। ये तो सभी जीवों में होता है, क्योंकि सभी जीव श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, प्राणवायु। और पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कंफ्यूजन दूर होगा या नहीं होगा? अब पेड़ पौधे और एनिमल, जीव जंतु, दोनों श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन क्या नाम दिया गया है? प्राणवायु। क्या नाम दिया गया है? प्राणवायु। कंफ्यूजन मत है ना अभी भी। श्वसन क्रिया में सभी जीव, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे एनिमल हो, किसका उपयोग करते हैं? O2 का, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब अनोक्सिक श्वसन, इसके अंदर जब श्वसन क्रिया होती है तो O2 की आवश्यकता नहीं होती, O2 की आवश्यकता नहीं होती। किण्वन क्रिया के अंदर अनोक्सिक श्वसन होता है। फर्मेंटेशन, किण्वन क्रिया के अंदर क्या होता है? अनोक्सिक श्वसन होता है, और ये जीवाणु करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और इसके अंदर एल्कोहल का निर्माण होता है। किसमें? अनोक्सिक श्वसन में। अनोक्सिक श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें जल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। पूछता है कई बार कि किस श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, किस श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है? अनोक्सिक श्वसन में। किसमें? अनोक्सिक श्वसन में। ठीक है भाई, तो अपन यहां तक पहुंच गए। ये जो अपना कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका का अंगक है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा अंग है? ऑक्सी श्वसन अंग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जूते के समान संरचना है, इसे उभार पाए जाते हैं। इसके अंदर उभार पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। जैसे अपना डायग्राम भी आएगा अभी, चलो मैं डायग्राम दिखा देता हूं फिर आपको। ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूं। ये जो उभार हैं, इसमें स्पष्ट मैं आपको बताता हूं, इधर में देखना। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग भाई, ध्यान देना इस बात का, ये गलती नहीं करनी है। ये स्पेस होता है, ये स्पेस होता है। ये तो ये उभार हैं, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। लिखा होगा इसके अंदर क्रिस्टी, ये रहा ये उभार, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम बोलते हैं। ऑक्सीसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। अब इसके अंदर है ये कण, ये दिख रहे कण आपको, ये क्या है? ऑक्सीसोम। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज, एटीपी का निर्माण करने वाले, सिंथेसिस में निर्माण करना, सिंथेसिस में निर्माण करना। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो ये स्थान है, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। ठीक है, बीच के स्थान को। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। सभी द्रव को मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। आंख का अपन पढ़ेंगे ऑर्गन्स में, तो उसके अंदर भी मैट्रिक्स ही भरा होता है। क्या बोलते हैं? अब ये जो ऑक्सीसोम होते हैं, ये वाले ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डीएनए पार्ट है। डीएनए पार्ट, अब देखो डीएनए मिल रहा है, हर किसी में नहीं मिलेगा। डीएनए हर किसी में नहीं मिलेगा। जहां डीएनए मिल गया है ना, वो अपने आप में जीव है। मैंने आपको बताया था अभी कि वायरस विषाणु के अंदर जो वायरस विषाणु बना हुआ था, किससे बना हुआ था? बताइए। प्रोटीन और डीएनए का। अब डीएनए आ गया तो उसमें सजीव के लक्षण आ गए, सजीव के लक्षण आ गए। डीएनए टेस्ट करते हैं ना अपन सजीवता के लिए, कि ये पुत्र, इस जे अपन करते हैं कई बार लिंग परीक्षण के अलावा, कि ये बेटा इसी का है, तो दोनों का डीएनए मैच कराते हैं। दोनों डीएनए मैच करता है, ठीक है, तो क्लियर है ये इसी का पुत्र है। डीएनए में तो इसमें आनुवंशिक गुण छिपे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग, स्वायत्तशासी है लेकिन आधा ही है, संपूर्ण क्रिया नहीं करता, ये कुछ क्रिया कर लेता है। और जब अपनी क्रिया कर रहा है तो क्रिया कहां होती है? कोशिका में होती है। क्रिया कहां होती है? कोशिका में होती है। तो इट्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका है। क्या है ये? सेल है। क्या है? सेल है, लेकिन विकसित सेल नहीं है। है तो सेल ही है, अब आगे आएगा, है तो सेल, लेकिन विकसित सेल नहीं है। और तो विकसित सेल नहीं थी
इसमें केंद्रक नहीं, देख लो केंद्रक नहीं मिलेगा। तो विकसित सेल नहीं, तो क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ाया था पहले, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सेल तो है लेकिन कैसी है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। और ये पाया कहां जा रहा है, ह्यूमन सेल के अंदर, मानव सेल में पाया जा रहा है, ठीक है। वो कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका है, वो कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है भाई। और अपना ये अपन इसको आगे कल बढ़ाएंगे, आज तक यही क्लास कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट आपसे फिर मैं बोलता हूं कि आपको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हमारे जो वीडियो आ रहे हैं साइंस के, वो अपने जो मित्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हमारे जो वीडियो हैं उनको लाभ मिल सके। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।